Hello students, in this video we'll discuss chapter number 16 humidity in the air. बेटा एयर आप सबको पता है क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर को हम एयर कहते हैं. अब ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? तो ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. एयर में वाटर वेपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमिडिटी. ठीक है. कुछ एरियाज, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, मतलब एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है. और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ एयर ड्राई होती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती. तो अब हम पढ़ेंगे भाई कहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है. चले. तो बेटा जो फर्स्ट पैरा है वो तो बहुत ही ईजी है. आप सबको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर पानी बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फीयर. क्योंकि हमारी अर्थ का जो 71% है वो कवर्ड है किससे बेटा? ओशन से. ऑल्दो ओशन वाटर इज सॉल्टी, पर पानी तो है ना. आप ऐसे बोल सकते हो कि मैडम पानी की तो इतनी कमी है, इतनी स्कार्सिटी है, फिर आप कैसे बोल सकती हो इस स्कार्सिटी के बीच की पानी अबेंडेंस में अवेलेबल है बेटा? तो जो पोर्टेबल वाटर है उसकी कमी है. सॉल्ट वाटर तो है ना, हमारी अर्थ 71% सॉल्ट से कवर्ड है. जो सन की रेज होती हैं उनकी वजह से जितने भी ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये गर्म हो जाते हैं. और जब ये गर्म हो जाते हैं तो वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. किसके थ्रू? एवापोरेशन के थ्रू. और ये ऐड हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब जो एयर होती है उसके अंदर वो वाटर वेपर ऐड हो जाती है. ये जो इनविजिबल वाटर वेपर होती हैं ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एयर का. ये जो इनविजिबल वाटर वेपर है आपको जो दिख नहीं रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? एयर का. अब बेटा ये वाला पार्ट भी बहुत इजी है. आप जब बहुत छोटे रहे होंगे तब आपने पढ़ा है कि 3 स्टेट्स में हमें वाटर अवेलेबल होता है. वाटर कैन बी फाउंड इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की कौन सी 3 स्टेट होती हैं आपको पता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो वाटर भी आपको तीनों स्टेट्स में मिलेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी. गैस में हम इसे कहते हैं वाटर वेपर जो कि गैसियस स्टेट है. लिक्विड में हम वाटर कहते हैं, है ना, जिसको हम हमारे डेली पर्पस में बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं. और सॉलिड होता है आइस, है ना. आइस क्या है? फ्रोजन स्टेट में वाटर है. ठीक है, इसे भी हम कोल्ड कॉफ़ी में यूज़ करते हैं. सो वाटर मैटर के तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है. लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है. चलो आगे चलते हैं. अब बेटा हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं. देखो, लिक्विड मतलब ये नॉर्मल वाटर है. जब ये फ्रीज होगा, मतलब जब ये जमेगा, बर्फ बनेगा, सॉलिड बनेगा, तो ये हीट रिलीज करेगा. कितनी हीट रिलीज करेगा बेटा? 80 कैलोरीज. पर यही सॉलिड मतलब जो बर्फ है जिसे हम आइस कहते हैं, वो जब मेल्ट होगी, पिघलेगी, तो हीट एब्जॉर्ब करेगी. कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी बेटा? 80 कैलोरी. ये वाला पार्ट क्लियर है? यहाँ आ जाओ. जब हम पानी को गर्म करेंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना. कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 600 कैलोरीज. और ये काय में टर्न हो जाता है? एवापोरेशन में, मतलब गैस बन जाता है. पर इसी गैस का जब कंडेंसेशन होगा, मतलब जब ये वापस से पानी में बदलेगी, तो ये हीट रिलीज करेगी. और कितनी ही हीट रिलीज करेगी? 600 कैलोरीज. ठीक है. जब पानी एवापोरेट होता है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 600 कैलोरीज. वैसे ही जब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, मतलब जब वाटर वेपर कन्वर्ट होगी वाटर में, तो वो कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगी? 600 कैलोरीज. ठीक है. अब अगर हम सब्लिमेशन की बात करें, अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बेटा? द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर. जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधे वेपर फॉर्म में आ जाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो जब हम चाहें कि भैया आइस से हम सीधे गैस बना लें तो कितनी कैलोरीज लगेंगी? 680 कैलोरीज. ठीक है. और ये था 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. पानी से बर्फ बनेगी,
तो हीट रिलीज होगी, पर बर्फ़ से जब पानी बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसे ही जब वाटर वेपर में टर्न होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितनी 600 कैलोरीज, पर जब कॉन्डेंसेशन होगा गैस वापस से कन्वर्ट होगी लिक्विड में तो 600 कैलोरीज वो रिलीज़ कर देगी। अब दूसरा केस ये बनता है, क्या सॉलिड से सीधे गैस बन सकती है? अगर हाँ तो उसमें कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? तो वो होगी बेटा 680 कैलोरीज। ठीक है। अगर बर्फ़ से सीधे हम गैस बनाएं, अगर मैंने यहाँ कुछ और बोला हो तो ध्यान रखना, सॉलिड से सीधे अगर हम गैस बनाएं तो कितनी कैलोरीज वो अब्जॉर्ब करेगा? 680 कैलोरीज। पर जब गैस से सीधे आइस बनेगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 680 कैलोरीज। ठीक है। गैस टू सॉलिड 680 कैलोरीज का रिलीज होगा, सॉलिड टू गैस 680 कैलोरीज का एब्जॉर्प्शन। यही है बेटा 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। बेटा अब हम ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बेटा जो हवा होती है उसमें जो नमी होती है, डैम्पनेस होती है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, है ना। अब एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आपको यही लर्न करनी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में किस अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, उसी को आप क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। दूसरे शब्दों में कहें तो द डिग्री टू विच डैम्पनेस इज प्रेजेंट इन द एयर, हवा कितनी डैम्प है, हवा कितनी नम है, उसी को आप क्या कहते हो? ह्यूमिडिटी। 2 टाइप की ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। 2 टाइप की ह्यूमिडिटी हमको पढ़ना है, एब्सोल्यूट और ह्यूमिडिटी। अच्छा, यहाँ पर बेटा डेफिनेशन में देखो 3 चीज़ों को कंसिडर किया गया है। एक तो गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, और फिर गिवन टाइम, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। 3 चीज़ें मिलकर ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। पहला बात कि कितना अमाउंट में वाटर वेपर है, गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, एक स्पेसिफिक एयर का भी उन्होंने मेजरमेंट दिया है, और फिर टाइम को भी आपको मेजर करना है। गिवन टाइम में गिवन एयर वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को आप ह्यूमिडिटी कहोगे। ह्यूमिडिटी 2 टाइप की है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बेटा अब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को डिस्कस करेंगे। तो एक एयर के गिवन पार्सल में, एक एयर के गिवन पार्सल में कितने अमाउंट में वाटर वेपर होगा, इसी के रेशो को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक हुई बात। मैं बुक में जो लिखा है वो भी पढ़ूंगी, पर पहले ऐसे समझो कि भाई एक गिवन एयर पार्सल में जितने अमाउंट में आपको वाटर वेपर मिलेगा, इसी के रेशो को आप क्या कहोगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं हम, वो क्या होता है? ध्यान से सुनो। मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर। ये ही फॉर्मूला है किसका? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। देखो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में एक्चुअल में जो अमाउंट होगा वाटर वेपर का प्रेजेंट, वही कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनो। अगर ये एक बॉक्स है, इसमें हमने रख दी है कुछ एयर, ठीक है, ये एयर से फिल है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस एयर में एक्चुअल में कितने अमाउंट में वाटर वेपर है, इसी को हम कह देंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, इसी को कहा गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। फिर से लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, या ऐसे लिख लो आप, ग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, चलो बेटा एक बात ध्यान से सुनना कि जब टेम्परेचर में चेंज होता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो ये एयर की कैपेसिटी को भी चेंज करेगा, है ना।
किसकी कैपेसिटी, एयर की कैपेसिटी भी चेंज होगी कि वो कितने मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। तो टेम्परेचर में चेंज किस में चेंज लाता है, एयर की कैपेसिटी में चेंज लाता है कि भाई कम टेम्परेचर पे एयर इतना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे एयर इतना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। तो ध्यान से सुनना, एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये रिलेट करती है किससे, टेम्परेचर चेंज से। तो बेटा सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड है पूरी तरीके से एयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की शक्ति। ठीक है, जो एबिलिटी है एयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो पूरी तरीके से एंटायरली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो वार्म और हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। हवा गर्म होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, हवा ठंडी होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी, होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी। अब बेटा एक बात और बहुत अच्छे से समझ लेना कि मॉइस्चर हवा में कितना होगा ये कभी भी हर प्लेस पे एक जैसा नहीं हो सकता। अगर हम हमारे इंडिया में ही जम्मू कश्मीर की बात करें, केरला की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो टाइम टू टाइम भी ये चेंज होगा। समर्स में ज़्यादा होगा, विंटर्स में कम होगा, है ना, और प्लेस टू प्लेस भी ये वेरी करेगा। क्लियर है। अगर मैं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश को ही दो स्टेट को ही उठा लूँ तो यहाँ पे समर सीज़न भी होता है, विंटर सीज़न भी होता है ना। तो यहाँ पर विंटर में जो मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी होगी एयर की वो कम होगी, विंटर्स में, समर्स में ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर हम प्लेस की बात करें तो केरला और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो जो अमाउंट है मॉइस्चर का जो एयर में प्रेजेंट होता है ये बिल्कुल अलग होता है, वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। क्लियर है। बेटा अब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिस्कस करेंगे जिसे हम कंपैरेटिव वेटनेस भी कह सकते हैं। जब हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को पढ़ा था तो हमने एक एयर पार्सल को डिस्कस किया था। समझो ये एयर पार्सल कितने का है, 1 क्यूबिक मीटर का है। तो ये 1 क्यूबिक मीटर के एयर पार्सल को हमने देखा। फिर हमने जब एक्चुअल ह्यूमिडिटी पढ़ी थी तो देखा था कि यहाँ पर कितनी वाटर वेपर है, 100 ग्राम। ठीक है, तो हमने बोल दिया था कि भाई ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इनका जो रेशो होगा वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बनेगा। पर जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पढ़ते हैं तो इसमें हमको एक चीज़ का एनालिसिस और करना होता है। देखो जैसे मैंने बोला कि इस एयर पार्सल में कितनी वाटर वेपर है, तो मैंने बोल दिया 100 ग्राम। पर एक्चुअल में इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है कि ये कितना होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को, वो है 500 ग्राम। मतलब एक एयर पार्सल में एक्चुअल में अभी आपने मेजर किया तो 100 ग्राम निकली। पर अगर हम देखें कि भाई इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है तो वो जा सकती है 500 ग्राम तक। इस एयर पार्सल में 500 ग्राम तक वाटर वेपर आ सकती है, पर अभी कितनी है, 100 ग्राम। तो इसी का जो रेशो होगा जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में जो ह्यूमिडिटी आएगी उसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कैसे करेंगे बेटा इसको, अब हम देखो ऊपर लिखा आपने 100 ग्राम। क्यों 100 ग्राम ऊपर लिखा, क्योंकि अभी इतनी है। अपॉन में क्या लिखा, जितना वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है, इन 200 कर दो। ये 0 से ये 0 गए, 5 2 जो 10, तो कितनी आ जाएगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20%। क्लियर है। चलो अब पढ़ते हैं बुक में। तो जो रेशो होता है बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में एक्चुअल में वाटर वेपर है वो, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कि भाई उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट में वेपर को होल्ड कर सकता है, वो इनके रेशो को ही आप क्या बोलोगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक सिंपल सी बात है, जैसे ये जार है, इस जार में आप 5 बिस्किट के पैकेट रख सकते हो। ठीक है, अभी कितने रखे हुए हैं, 4, पर होल्ड वो कितने कर सकता है, 5। ठीक है, तो 4/5 इंटू 100 कितने हैं, कितने हो सकते हैं, इंटू 100, ये क्या आती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से सुनना,
यहाँ पर गिवन टेम्परेचर का भी रोल है, जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का उसको भी देखना पड़ेगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना होल्ड कर सकती है एयर उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 3 कंपोनेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। एक्चुअल अमाउंट जो प्रेजेंट है, मैक्सिमम जितना वो होल्ड कर सकती हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इंटू 100। चलो, ये ऑलवेज परसेंटेज में ही एक्सप्रेस की जाती है। ये बहुत ही यूज़फुल वे है ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करने का, या बोल सकते हैं कि बेटर वे है एक्सप्रेस करने का कि भाई एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ड्राई बल्ब थर्मामीटर। फिर से ध्यान से सुनो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप मेजर कर सकते हो, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ड्राई बल्ब थर्मामीटर। तो एक्चुअल ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किसको हम ड्राई बल्ब थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। चलो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखिए। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हवाएं किस हद तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकती हैं, कितना किया हुआ है, इंटू 100। क्लियर है? चलो, आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो एयर है वो होल्ड कर सकती है 40 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेपर एट 30 डिग्री टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कैपेसिटी होल्डिंग ऑफ मॉइस्चर। इफ़ एयर होल्ड्स 20 ग्राम, अभी हवा मैंने सिर्फ कितना ही होल्ड किया हुआ है, 20 ग्राम वाटर वेपर ही किया हुआ है, जबकि वो उसी 30 डिग्री के टेम्परेचर पे कर कितना सकती है, 40 ग्राम। तो भाई 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 0 0 गया, 2 2 जा 4, 2 5 50। तो क्या आ गई, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई। ठीक बेटा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो डिक्रीज़ होती जाती है जब हवाएं गर्म होती हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। और अगर वहीं पे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो तो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। पर इसका ही उल्टा होगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर वही है पर वाटर वेपर इंक्रीज़ हो गई, टेम्परेचर वही है और वाटर वेपर इंक्रीज़ हुआ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बेटा, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.